अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 1। चैप्टर का नाम है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसमें आज हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को स्टडी करना है और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लिखनी है, इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बच्चों इसको हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के नाम से जानते हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस या डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस या डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। तो ये सारे क्या है, असल में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ही है। तो बच्चों हमने इससे पीछे वाले टॉपिक जिसमें हमने कैथोड रेज को डिस्कवर किया था, ठीक है, कि किस तरह से वो डिस्कवर हुई, उसको थोड़ा सा रिकॉल करें ना, तो उसमें क्या था, दो इलेक्ट्रोड थे। ये आपका था एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज था और ये आपका कैथोड था जिस पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। अब क्या हो रहा था, यहाँ पे हमने एक पंप भी लगाया था, वैक्यूम पंप, लो प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। लो प्रेशर क्यों करना था, क्योंकि हाई प्रेशर पे गैस में से करंट नहीं गुजरता था, और दूसरा अगर हाई प्रेशर है तो इट्स मीन के मालिक्यूल ज़्यादा हैं, ठीक है, और मालिक्यूल आपस में कलिजन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। तो नीचे से हमने इसको हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो जब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज दिए तो गैस में से करंट गुजरा, और यहाँ पे क्या था, ये जो इतना हिस्सा है इसमें क्या हो रही थी, ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है ना, चमक पैदा हो रही थी। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया प्रोटॉन की डिस्कवरी का। कैसे? अब बच्चों साइंटिस्ट को ये पता है कि जो एटम होता है ना, जो एटम होता है, हमें भी पता है कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि वो क्या है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज इस साइड को जा रहा है ना, कोई नेगेटिव चार्ज इस साइड को जा रहा है, तो इट्स मीन कोई पॉजिटिव चार्ज भी है इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर कोई नेगेटिव इस साइड पे जा रहा है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है ना। तो यहाँ से इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, सेम उसी तरह से जिस तरह कैथोड डिस्कवर हुई। यहाँ पे गैस फिल की, लो प्रेशर मेंटेन किया, ठीक है। लो प्रेशर मेंटेन करने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन भी लगाई जिसको जिंक सल्फाइड की स्क्रीन भी बोलते हैं, ठीक है ना, और जिस पे कोई पार्टिकल आगे टकराता है तो वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्या हो रहा था कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ जो ग्लो था वो इस साइड पे, यानी कि कैथोड वाला ही नज़र आ रहा था, इस साइड पे कोई भी ग्लो नज़र नहीं आ रहा था। अब हम अगर बात करें ना कि क्यों नज़र नहीं आ रहा था, बच्चों एक तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो इस इलेक्ट्रोड से निकले थे, ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड को काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज फराहम किए थे। दूसरा इसके अंदर गैस थी, और गैस का ये समझ लो कि न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भाग के जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो जब ये जाएगा तो इसके रास्ते में क्या आएगा, ये एटम होगा, ठीक है ना। तो ये इसके साथ टकरा के आगे चला जाएगा। अब सेम इसी टाइम में ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये आयोनाइज हो जाएगा एटम, ठीक है। तो इस तरह से एक तो हमारे पास क्या है कि कैथोड के इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जा रहे हैं, दूसरा जो गैस हमने फिल की है उसके इलेक्ट्रॉन भी उस साइड पे जा रहे हैं। यहाँ से बात बताने का मकसद ये है कि ये जो हमारे पास गैस का मालिक्यूल है ना, वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। और जब गैस का मालिक्यूल आयोनाइज होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पर एक प्लस तो आ जाएगा ना, ठीक है ना, अगर एक निकला है तो ये प्लस चार्ज की वजह से बच्चों नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट इस पर वर्क करते रहे, ये हमें यहाँ पे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्यों दिखाई नहीं दे रहा था बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो छोटा था, ठीक है ना, और हमने उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि वो पास भी हो सकता है, ठीक है ना, पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन जब ये यहाँ से चलता है, इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से ये यहाँ पे आके रुक जाता है, ठीक है ना, आगे से नहीं जाया जा रहा था। तो फिर एक दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है गोल्डस्टाइन, वो भाई साहब उठे, उन्होंने एक स्कीम लड़ाई, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये मेरा कैथोड है, ये मेरा एनोड है, इसको मैंने उसी तरह से हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया है,
ठीक है, और यहाँ पे वैक्यूम भी रखा है, मतलब सारी कंडीशन वही हैं, सिर्फ एक नई चीज़ इसने करनी है। क्योंकि यहाँ पे आके क्या हो रहा था, हम ये ख्याल तो कर ही सकते हैं ना कि यहाँ पे आके पॉजिटिव जो था वो सारे के सारे रुक रहे थे, तो इसने भी कुछ यही सोचा कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो कैथोड था उसमें छोटे छोटे सुराख कर दिए, ठीक है, उसको यानी कि परफोरेटेड बना दिया। अब क्या होगा कि जो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव, मैं इसको ना सिर्फ ये लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस नहीं है, मतलब इसका है पॉजिटिव चार्ज है कोई, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें भागे फिर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स भागे फिर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जो कि आयोनाइज हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस साइड को मूव करेगा, इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड को, ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड को मूव करना स्टार्ट करेगा। अब क्योंकि कैथोड को हमने परफोरेटेड कर दिया है, तो क्या होगा कि यहाँ पे पीछे एक स्क्रीन भी लगाई है, ठीक है ना, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो कि जिंक सल्फाइड की है, ठीक है। वो कौन सी है, जिंक सल्फाइड की। जब ये यहाँ से गुजरेगा तो इसमें सुराख होने की वजह से ये स्पीड में आएगा ना थोड़ी सी, तो ये इस वाल के साथ आके टकराएगा, ठीक है। ये वाली जो वाल है उसके साथ कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब की जो वाल है इसके साथ टकराएगा, और यहाँ पे एक कंटिन्यूस ग्लो प्रोड्यूस हुआ। तो अब यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होने का मतलब कि कोई पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब वो कौन सा पार्टिकल है, क्योंकि बच्चों ये एनोड से निकल रहा था, ठीक है ना, कि एनोड के ऑपोजिट जा रहा है, इट्स मीन कि ये एनोड से निकल रहा है, हो सकता है, तो इसलिए इसको एनोड रेज बोला गया, ठीक है। अब क्योंकि ये जो चार्ज है इस पर उसकी बात करें तो कैथोड पे तो नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज था। कैथोड नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव चार्ज इस साइड को आ रहा है, इट्स मीन सॉरी ये जो मॉलिक्यूल है या जो चार्ज स्पीशीज है ये इस साइड को आ रहा है, तो इट्स मीन कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये ख्याल किया गया कि इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा था। अब हम बात करते हैं कि इसको कैनाल रेज क्यों बोला गया, हमने एनोड रेज क्यों बोला है वो भी बात कर लिया, पॉजिटिव रे क्यों बोला वो भी बात कर लिया। अब कैनाल रेज क्यों बोलते हैं इसको बच्चों, क्योंकि ये जो सुराख में से गुजरता है ना, तो इसलिए हम इसको कैनाल रेज बोलते हैं। क्योंकि आपने कैनाल का अगर ब्रिज देखा ना कि ये कैनाल चल रही है, ठीक है, तो ये ऊपर उसके ब्रिज बना हुआ है, तो इसके नीचे ना वो इस तरह से होते हैं ना, तो वहाँ से जब पानी गुजरता है तो बिल्कुल वैसा ही मंजर यहाँ पे था, तो इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, इसको कैनाल रेज बोल दिया। तो ठीक है, ये सारा था हमारा आज का डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रे या प्रोटॉन रे। अब बच्चों यहाँ पे हमें एक छोटी सी बात और करनी है कि ऐसा हो सकता है कि हमने पीछे वाले लेक्चर में देखा था कैथोड रेज वाले में कि जो कैथोड रेज थी वो क्या हो रही थी, गैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, ना ही इस डिस्चार्ज ट्यूब के मटेरियल पे डिपेंड कर रही थी और ना ही इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड कर रही थी। ये सारा कुछ उन्होंने चेंज कर करके एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कैथोड रेज इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रही थी। अब हम देखते हैं कि हम ये चीज़ जो पॉजिटिव रे है क्या ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो बच्चों ना तो ये इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करती है, ना ही इस डिस्चार्ज ट्यूब पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने जब नेचर ऑफ गैस को चेंज किया ना, इस गैस की नेचर को चेंज किया, इसको इधर ले आओ ज़रा, ठीक है, मैंने इसमें पहले सपोज करें कि H2 गैस जो थी वो भर दी, ठीक है। H2 गैस भरने के बाद जो हमारे पास जब इस ये H2 का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहा है, ये इसके साथ टकराएगा, ठीक है, इसको ज़रा न्यूक्लियस से ऊपर कर लें, ठीक है ना, तो ये इसके साथ टकराएगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर और ये वाला भी बाहर, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, ये प्रोटॉन बच जाएगा, ठीक है। अब ये चार्ज जो होगा इसका, ठीक है, इसका जो मास है और चार्ज है वो कम होगा किससे, अगर हम यहाँ पे कोई और गैस इससे बड़ी डाल लें, ठीक है, हीलियम 24 इसमें अगर ऐड कर दें। हीलियम 24 में क्या होगा कि जब हीलियम 2 का मतलब क्या है, 2 प्रोटॉन है, मतलब 2 प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर ही है ना, मतलब अगर ये आयोनाइज होगी तो इसका वो जो वज़न होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये डिपेंड करता है
नेचर ऑफ गैस पे। जो आपकी पॉजिटिव रेज हैं ये डिपेंड करती हैं गैस की नेचर पे कि गैस की नेचर क्या है, ठीक है। अगर तो वो हाइड्रोजन है तो उसकी जो E/m वैल्यू है, असल में E/m वैल्यू हम देख रहे हैं वो और होगी, हीलियम की होगी तो वो और होगी, ठीक है। क्यों होगी ये हमने इसकी प्रॉपर्टी में डिटेल से डिस्कस करना है। यहाँ से आपने ये याद रखना है कि जो एनोड रेज होती हैं या जो पॉजिटिव रेज हैं, कैनार रेज हैं, वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं तो फिर ये हमारा टॉपिक भी हो जाएगा ख़त्म। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि जब देखो ज़रा, ये एक पॉजिटिव रे है, ठीक है, ये इस साइड को जा रही है और यहाँ पे आप बना लो ये, ठीक है, ये हमारे पास था पॉजिटिव, ये हमारे पास अब नेगेटिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, ठीक है। ये आप कह लो कि नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। हमने मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फील्ड में देखा कि वाकई इस पर चार्ज है या नहीं है। तो बच्चों आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में अगर कोई चार्ज स्पीशी आ रही हो या चार्ज स्पीशी के रास्ते में कोई मैग्नेटिक फील्ड रख दी जाए तो चार्ज क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है ना, वो अपने रास्ते पे मुड़ जाता है। तो ऐसा ही बिल्कुल यहाँ पे हुआ, इसने भी अपना पाथ जो था वो चेंज कर लिया, इट्स मीन इसके ऊपर चार्ज है। अब हमें देखना था कौन सा चार्ज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड की और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ये झुका किस साइड पे, नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये यहाँ से किस साइड पे झुक रहा है, नेगेटिव प्लेट की तरफ। क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज क्या होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात हम ये भी कर सकते हैं कि क्यों मुड़ा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हमें पता चला कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और बाद में जो इनका नाम था वो रदरफोर्ड ने रखा था प्रोटॉन, ठीक है। इनका नाम, पहले इनको पॉजिटिव रे कैनार रेज ही बोल रहे थे, बाद में रदरफोर्ड ने क्या किया, इसको एक अच्छा सा नाम दे दिया जिसको आज हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी है स्ट्रेट पाथ। जो बच्चों हमारी ये होती है ना प्रोटॉन रे, सॉरी पॉजिटिव रेज, ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव करती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ऐसे जा रही हैं, बिल्कुल क्या है, सीधे पाथ पे मूव कर रही हैं, लेकिन ऑपोजिट टू कैथोड रेज, ऑपोजिट टू कैथोड रेज। क्योंकि कैथोड रे जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहा है और जो पॉजिटिव हमारे पास प्रोटॉन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहा है। तो इट्स मीन ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों का जो पाथ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी प्रोड्यूस फ्लैशेस। ये क्या होती है, ये वही है, ठीक है ना, मतलब ये एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन है, जब कोई पॉजिटिव रे इसके साथ आगे टकराएगी तो यहाँ से चमक पैदा होती है। तो ये क्या हो गई कि ये फ्लैशेस जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। ये जो प्रॉपर्टी है E/m वेल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसको ज़रा समझना, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हमें पता चला कि ये प्रोटॉन है। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बाकी सारा कुछ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे गैस है। अब बच्चों अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ली है तो ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की टक्कर की वजह से क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, आगे निकल जाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ H बचा, सॉरी न्यूक्लियस बचा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे हीलियम गैस लूँगा ना, हीलियम-2 तो अगर उसका ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये वैसे ही है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा। अगर ये भी निकल जाए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो +1 चार्ज बन रहा है, यहाँ पे +2 चार्ज बन रहा है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ क्या चीज़ है, क्योंकि हर दफ़ा क्या था, जो चार्ज था वो मुख्तलिफ हो रहा था और मास भी क्या है, चेंज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास कम होगा, 2 प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट की E/m वैल्यू। E क्या था, चार्ज,
m क्या था, मास था, ठीक है। अब इन्होंने देखा, इन्होंने सोचा कि जिसका मास, ठीक है ना, जिसका मास क्या होगा, सबसे कम होगा, मास क्या होगा, कम होगा, उसकी E/m वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि ये वाली वैल्यू जो नीचे है इसके साथ ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, ये वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा आंसर बड़ा आएगा, ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना आंसर क्या आएगा आपका, छोटा आएगा। जिस तरह से आप कह लो 2/10 या आप कह लो कि 2/1, तो बच्चों ये 2 के इक्वल होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, बड़ा है, इसको 1/5 यानी कि 0.5 हाँ 0.2 कर लो, ठीक है, तो ये 2 के इक्वल है इसका आंसर। तो इट्स मीन कि अगर किसी का मास क्या है, कम होगा, तो उसका जो चार्ज टू मास रेशो का आंसर आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ गैसेस को भर के ना उन्होंने देखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो देखा गया कि जो हाइड्रोजन है ना, ठीक है ना, बाकी सबके लिए मुख्तलिफ आ रहा था, ठीक है, मतलब सारी क्या है वो उनका आंसर जो था वो छोटा आ रहा था, लेकिन जब हमने इसको हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा तो जो आंसर आया था ना वो क्या था, बड़ा था। तो यहाँ से उन्होंने देख लिया कि जो हाइड्रोजन है ना, जब वो आयोनाइज हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो प्रोटॉन ही होता है, असल में वो क्या होता है, वो प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है अगर H11 की बात की जाए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ से इस तरह से E/m वैल्यू जो थी वो कैलकुलेट की। आपने सिर्फ यही याद रखना है कि E/m वैल्यू कैसे निकाली गई है, चार्ज टू मास रेशो ली गई है, ठीक है। जो मुख्तलिफ गैसेज होती हैं उनकी E/m जो होगी वो मुख्तलिफ होगी, क्योंकि मास क्या है वो वेरी कर रहा है गैस टू गैस, ठीक है। क्योंकि हर गैस की न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद जो है वो बराबर नहीं है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, ठीक है। इसी तरह से न्यूट्रॉन भी होते हैं ना, न्यूट्रॉन भी डिपेंड करेंगे मास पे, लेकिन हाइड्रोजन के केस में तो न्यूट्रॉन नहीं है, H11 की बात कर रहा हूँ। इस तरह हीलियम की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही होते हैं। तो इसलिए मास टू मास जो है यानी कि E/m वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में E/m वैल्यू जो थी वो बिल्कुल सेम आ रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है वो हर एक चीज़ में से एक ही किस्म का इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। यहाँ पे पॉजिटिव आयन बन रहे थे, ठीक है ना, और पॉजिटिव आयन हर गैस के डिफरेंट होंगे। और लास्ट पे है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन, बच्चों उन्होंने बताया कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना वो 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है प्रोटॉन का मास, ठीक है। अगर मतलब 1836 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएं तो वो एक प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। इस तरह ये क्वेश्चन MCQs में आ जाता है। इस तरह आपने याद रखना है कि 1840 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो वो 1 न्यूट्रॉन के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का मास क्या है, सबसे ज़्यादा है, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा छोटा मास है, यानी कि उसका 1836 मिलके एक प्रोटॉन बना रहे हैं और 1840 इलेक्ट्रॉन मिलके एक न्यूट्रॉन बना रहे हैं, ठीक है। ये MCQs में आ जाता है क्वेश्चन अक्सर। थैंक यू वेरी मच।